Hello everyone, welcome to ज्ञान अचीवर्स. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट. लेकिन उससे पहले हमने लाइफ इंश्योरेंस का पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया था, नेशनलाइजेशन कर लिया था कि किस तरह से पूरी हिस्ट्री की थी. उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस का हम नेशनलाइजेशन भी ओवरऑल फिनिश कर चुके हैं. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट. मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, उस चीज के लिए पहले आपको जानना होगा ईडा को. ईडा क्या है? IRDA. ईडा की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी. मैं लिख देती हूँ आपको, जिससे आपको ध्यान रहेगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. बच्चे, जैसे सभी बैंक्स का फादर RBI है, वैसे पूरी के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करने के लिए एडा की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी. एडा इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ये ईडा शॉर्ट में बोलते हैं IRDA. तो इसको ये जो है वो पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, पूरा रेगुलेट करने के लिए इसका यूज किया गया, इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई. और ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के अंदर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज हम इसकी पूरी की पूरी डीपली स्टडी कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. और जो भी जिन स्टूडेंट्स ने LIC GIC का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री नहीं की है, प्लीज़ वो पहले वो कीजिए, उसके बाद ही उसको आगे की ये नेक्स्ट क्लास समझ आएगी. ठीक है, और इससे पहले एक छोटी सी अपील, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल मोटिवेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए. लेट्स स्टार्ट. मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट 1993 में इन्होंने ईडा की एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेटअप किया था. किसको? MCR, मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट को ईडा की एस्टेब्लिशमेंट के लिए 1993 में सेटअप किया गया. अब इसका एक चेयरमैन बनाया गया. वो कौन, किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया. गवर्नमेंट ने एक इस कमेटी का, जो ये MCR है, मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट है, इस कमेटी का इसके अंदर वो चेयरमैन था RN मल्होत्रा, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे RBI के. RBI के फॉर्मर गवर्नर, जिसका नेम है RN मल्होत्रा, उनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी सेटअप की गई थी. और इन्होंने ही इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी थी. क्लियर है बच्चे? अब इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की 1994. देखो कमेटी कब सेटअप हुई? 1993 में. और आफ्टर 1 ईयर 94 के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की. ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या मेन पॉइंट्स लाए गए कि हमें एडा की एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए. ठीक है, एडा की फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. तो ये क्या होगी? एक ऑटोनमस बॉडी होगी जो कि रेगुलेट करेगी और डेवलपमेंट करेगी पूरे के पूरे ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर को. क्योंकि अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर को कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था, रेगुलेट करने वाला नहीं था, इसलिए इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट और डेवलपमेंट करने के लिए रिपोर्ट बनाई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एडा जो है वो ये रिकमेंडेशंस 94 में तो बस उन्होंने सेटअप करने के लिए बोल दिया. फिर क्या क्या रिकमेंडेशंस की ईडा के लिए, वो क्या है कि ईडा को एक एज ए एक्ट पास कर दिया गया. एक्ट कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में पास होता है. तो हर चीज़ की कोई प्रोसेसिंग होती है, उसमें टाइम लगता है. तो 94 में तो सिर्फ रिकमेंडेशन आई थी कि ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो उसको सेटअप करने के लिए, एक्ट को पास करने के लिए पार्लियामेंट में वो एक्ट पास हो गया 1999 के अंदर. और जब एक्ट पास हो जाता है तो फिर वो एक अप्लाई हो जाता है. तो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी अप्रैल 2000 में. ठीक है, स्टार्टिंग कब की गई? 1993 में, कि इस तरह से एक ऑटोनमस बॉडी बननी चाहिए. और इस पूरी प्रोसेसिंग को होने में टाइम लगा और ये 2000 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई. ठीक है, एक्ट पास हुआ 1999 में. अब अथॉरिटी कौन सी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पावर आ गई थी कि वो जो भी रेगुलेशंस फ्रेम करेगी वो सेक्शन 114A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर करेगी. आपको मालूम होना चाहिए
कि एक्ट होते हैं, एक्ट के अंदर फिर सेक्शन, फिर सब सेक्शन होता है, तो वही चीज़ है कि ये कौन से इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सेक्शन 114 ए के अंडर इन्होंने सारे के सारे रेगुलेशंस फ्रेम करने थे। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इसके बाद अब ये सारे हो गया। अब अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज थी। अब उन्होंने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज को भी एंटर करने के लिए स्टार्टिंग कर दी थी। तो प्राइवेट के लिए इंडिया ने अलाउ किया प्राइवेट कंपनी को भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, कब किया, 2000 में किया। और उन्होंने एक लिमिट बना दी कि एफडीआई सिर्फ और सिर्फ 26% होगा। ठीक है, 26% होगा। बाद में जब 2000 में स्टार्टिंग की गई थी तब सिर्फ एफडीआई 26% ही इन्वेस्ट हो सकता था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर जो है, बाहर की भी, आप फॉरेन की भी इन्वेस्टमेंट्स जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, बाहर की कंपनीज है, वो सिर्फ 26% कर सकती थी 2000 में। लेकिन 2014 में ये 49% इंक्रीज हो गया। बट टिल नाउ 2023 के अंदर ये 74% हो गया। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा कि एफडीआई में किस तरह से आप करंटली पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप बोल दोगे 74%। फिर 2002 के अंदर पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया कि डीलिंकिंग कर दिया जाए जो 4 सब्सिडरीज थी जुलाई में, इन जुलाई 2002 के अंदर। बच्चे मैंने आपको जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बताया था कि 104 कंपनीज को मर्ज कर दिया गया था। फिर उसके बाद जीआईसी का सेटअप हुआ था 1973 के अंदर। जो मर्ज किया था वो 4 कंपनीज में मर्ज हुआ था। वो 4 कंपनीज को फिर एक साथ मर्ज करके जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर हमने डाल दिया था 1973 में। अगर किसी को ध्यान नहीं है तो आपको मेरी लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी जनरल इंश्योरेंस की, उसके अंदर मैंने डीपली समझाया हुआ है कि कौन कौन सी 4 कंपनीज थी जो कि मर्ज हुई थी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। तो अब उन्होंने यही बोला है कि जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर जो 4 कंपनीज हमने मर्ज की थी, अब उनको डी मर्ज कर दो, डी लिंक कर दो, मीन्स अलग कर दो। अब जो वो 4 कंपनीज है ना, वो अपनी अलग कंपनीज बन जाएगी और जीआईसी अपना एक अलग सेटअप बन जाएगा। आ गई बात समझ? तो ये यही बोल रहा है कि 2002 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया कि जो 4 सब्सिडरीज है जुलाई जीआईसी की, वो जुलाई 2002 में डीलिंक हो जाए। तो ये वाला पार्लियामेंट का बिल पास हो गया था। ओके, तो जो जीआईसी ने 4 सब्सिडरी कंपनी से डीलिंक का जो एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट को क्या हुआ कि जो वो 4 सब्सिडरीज थी ना जीआईसी की, उनको तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया गया। जो 4 कंपनीज जीआईसी कॉर्पोरेशन के अंडर थी, उनको अलग से जीआईसी की एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना दी गई, जबकि जो जीआईसी खुद है उसको एक नेशनल री इंश्योरर बना दिया गया। आ गई बात समझ? जो 1973 के अंदर ये 4 कंपनी जीआईसी के अंडर थी, वो 2000 में जाके अलग हो गई। नेक्स्ट वन है कि 2006 के अंदर एक एक्चुअरी एक्ट पास हुआ था। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि एक्चुअरी क्या होता है, जो पूरी की पूरी पॉलिसीज कि कितना प्रीमियम पे करना है, एक पॉलिसी हो टेबल बनाते हैं, प्रीमियम टेबल्स बनाते हैं। ये भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक प्रोफेशन होता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर सीए वगैरह हो गए, अकाउंट्स मैनेज करते हैं, उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक्चुअरीज जो हैं वो मैनेज करते हैं। ओके, तो 2006 में जाके ये एक्चुअली एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में और इसको एक प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्चुअली एक्ट के अंदर कौन से ईयर के अंदर प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, तो आप इसको आंसर में आ जाएगा 2006 के अंदर। अब एडा की बात हो रही है, तो एडा ने क्या किया, 16 सितंबर 2013 में उन्होंने एक लॉन्च की इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस। अब ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए
जैसे मैं आपको बैंकिंग का पॉइंट लेके चलती हूँ कि आप रहते हो मान लीजिए दिल्ली के अंदर, और आपने चंडीगढ़ में, दिल्ली में अकाउंट है आपका पीएनबी में और चंडीगढ़ में अकाउंट है एसबीआई में। आपने पीएनबी बैंक से पैसा भेजना है एसबीआई के अंदर, तो कैसे भेजते हैं? जाके बाय हैंड तो जाके दे नहीं सकते। इसके लिए एक सॉफ्ट कॉपी होती है, जैसे पीएनबी बैंक वाले अपनी सॉफ्ट कॉपी होती है, मीन्स कि वो अपना इस अकाउंट से इस अकाउंट के अंदर, एसबीआई के अकाउंट के अंदर पैसा शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो पैसा कैश में होता तो कैश में डिपॉजिट है, लेकिन इसको बैंक जो है एज ए सॉफ्ट कॉपी यहाँ पे एसबीआई में डिपॉजिट करवा देते हैं। उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हुआ। अब क्या होने लग गया था, पहले तो हमें कंपनी के पास जाके और फिर अपने अकाउंट्स की हमने पॉलिसी लेनी है, हमें पूरे का पूरी हार्ड कॉपी रखनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है, इंश्योरेंस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस में जाके मान लो आपने कोई पॉलिसी लेनी है तो आप उस पॉलिसी को परचेज करते हो। उस पॉलिसी को परचेज करते हो तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि ये सर्टिफिकेट है आपका कि आपने ये वाली पॉलिसी ले ली है। अब वो पॉलिसी ली है तो वो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो क्या करता है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, जब आप पॉलिसी ले लेते हो तो आपको एक अलग से अकाउंट दे देता है, जिसमें आपको अपना नेम, इंश्योरेंस का नंबर कि आपने कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्मेलिटीज होती है कि कितने ईयर की ली है, क्या ली है, कैसे ली है, तो वो अकाउंट बन जाता है। तो फिर अब आपको सिर्फ उनकी साइट पे जाके अपने अकाउंट की डिटेल भेजनी है और आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अब जो ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस है ना, इनका यही काम है कि जिस पर्सन ने पॉलिसी ली है उसकी वो सॉफ्ट कॉपी जो है वो इस अकाउंट के अंदर भेजना। हार्ड कॉपी तो आपको बाद में मिलेगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी की हाँ मेरे अकाउंट के अंदर ये कॉपी पहुंच गई है। रिपोजिटरी सर्विसेज देना कि अब ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस ये सर्विसेज देता है कि आपने अकाउंट के अंदर आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाल देना। मीन्स सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड जितने भी वर्क है ना, वो सारे के सारे इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस काम करेगा। क्लियर है? बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ था। 2013 में ये यूनिक कॉन्सेप्ट था और सबसे पहले इंडिया ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो हेल्प करता है पॉलिसी होल्डर को कि बाय एंड कीप इंश्योरेंस पॉलिसी इन डीमैटेरियलाइज्ड, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में। ठीक है, तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड पूरी की पूरी सॉफ्ट कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। आगे बात समझ कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस का क्या काम है। नेक्स्ट वन है पॉलिसी होल्डर जो है वो होल्ड करता है ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर, जिसमें उसके पास एक सिंगल अकाउंट होता है। अब मैंने आपको बोला था ना कि इधर एक अकाउंट मिल जाएगा, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसको EIA का भी नेम दे दिया जाता है। तो ये जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी है पूरी ओवरऑल इंडिया के अंदर 5 इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज हैं, जो कंपनीज हैं जो ये वर्क करती है। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं? SHCIL प्रोजेक्ट लिमिटेड, SHCIL, CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, कारवे इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट एंड CAMS रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस कौन कौन सी 5 कंपनीज हैं, या आपको ये 5 कंपनीज में से एक मिसमैच कंपनी दे दे, कह दे कि कौन सी कंपनी नहीं है जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं उसमें से इस तरह के। मुझे अगर आई विल ट्राई कि आपके जितना भी मैंने पोर्शन करवाया है उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो क्वेश्चंस सारे के सारे बना के दूंगी। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपके कितने सही है कितने रॉन्ग है। तो फिर हम उसकी पहले क्वेश्चंस की क्लास बना दूंगी, उसके बाद आंसर्स की और पूरी की पूरी डिस्कशन की एक अलग से क्लास बन जाएगी। तो अब आप ये जो मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें से 100% श्योर है कि 2 क्वेश्चंस आपके आने के फुल चांसेस हैं। तो ये फ्री के मार्क्स बन जाएंगे आपके।
तो आप बार बार इसकी 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।